एवरीवन, आई एम रेडी एम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान जैव प्रक्रम अध्याय 6। दोस्तों, ये एमपी बोर्ड की क्लास चल रही है दोस्तों, और हम पढ़ाते हैं दोस्तों आराम से सरल तरीके से। और हमारी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, हम एमकॉम कर चुके हैं और यूपीएससी प्रिपरेशन जारी रखे हैं, 2 साल हो चुके हैं दोस्तों। तो उसका एस्पिरेशन भी है बहुत सारे कंपटीशन का। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो देखने से पहले, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में कितनी ताकत लगती है दोस्तों, कितनी ऊर्जा इन्वेस्ट करना पड़ती है जब जाके वीडियो बनता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये दिख रहा है आपको जैव प्रक्रम अध्याय। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है हम जैव यानी दोस्तों सजीव, जैव यानी दोस्तों सजीव, सजीव यानी दोस्तों एक आप भी हो गए, मनुष्य भी सजीव है दोस्तों, एक जानवर भी सजीव है जिसमें जीव पाया जाता है, जो घूमता फिरता है वाहनों को छोड़ के, मतलब जिसमें जीव पाया जाता है, जिससे टच करने पर कुछ महसूस होता है, उसी को बोलते हैं जैव, सजीव बोला जाता है दोस्तों। सजीव यानी दोस्तों जिसको कुछ कहने पर या कुछ टच करने पर उसमें कुछ महसूस होता है या वो घूमता फिरता है, तो इस क्रिया को ये दर्शाते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सजीव। वाहन एक निर्जीव है दोस्तों, उसमें जान नहीं, क्योंकि उसको छूने पर कुछ महसूस नहीं होगा। दोस्तों, जानवर को ले लो, बकरी को ले लो, किधर मनुष्य को ले लो, जीव जंतु को ले लो, सब सजीव है। पेड़ भी सजीव है दोस्तों, पेड़ को भी काटेंगे तो इसमें कुछ निकलेगा दोस्तों। तो पेड़ भी एक सजीव है दोस्तों, जिंदा पेड़ है ना। तो बढ़ते हैं आगे। निर्जीव, अजैविक को बोलते हैं निर्जीव दोस्तों। तो हम यहाँ पढ़ रहे जैव प्रक्रम। दोस्तों, प्रक्रम यानी कुछ स्ट्रक्चर होगा सजीव के बारे में, तो हम देखेंगे आगे। पर निर्जीव क्या होता है, जिससे छोड़ने पे ना वो मतलब छोड़ने पे कुछ महसूस नहीं करता है दोस्तों, और न ही उसके कुछ अलग प्रकार की कुछ प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, न ही उसको कुछ मतलब चोट पहुँचती न कुछ नहीं, और न ही चल घूम फिर सकता है दोस्तों। तो इसी चीज़ को बोलते दोस्तों निर्जीव, अजैविक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों, कुछ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुत्ते को दौड़ते देखा होगा, गाय को जुगाली, ये गाली, इंसान को ये सब, तो इसको सजीव बोलते हैं, ऐसा बोला है दोस्तों। तो अपन मतलब अपन सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, सीधी भाषा में, तो तुमको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपन को कम टाइम में ज़्यादा कवर करना है। यही है मेरा चैनल का मोटो, कम टाइम में ज़्यादा कवर करने का। तो मैंने ये बता दिया कि क्या है। तो दोस्तों, पौधे भी दोस्तों जो मतलब जिंदा होते हैं वो भी सजीव में आते हैं। सजीव प्रमाण विचार करते, वृद्धि समृद्धि अन्य गतिविधियाँ भी पौधा होता है दोस्तों। तो सांस लेते हैं, ये क्रिया करते हैं दोस्तों पौधे, इसलिए वो भी सजीव है। जो मर जाते हैं वो निर्जीव होते हैं। हाँ, तो दोस्तों, यदि स्कूल स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों में दिखाई नहीं देती, उदाहरण के लिए अनोखी गतियाँ, अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए अवश्य है। जीव विज्ञान के से करे तो उसका सकारात्मक होगा, पर अपन को ये मतलब इस पे ध्यान नहीं देना है, अपन को सीधी बात पे जाना है। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों है, क्यों आवश्यक है, वाई नीड लाइफ एक्टिविटी। पूर्व कक्षा हमने देखे है कि भाई सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उनमें ऊतक हो सकते हैं दोस्तों। ऊतक की में कोशिका होती है ना, तो कोशिका में छोटे घटक होते हैं। सजीव की संगठित है, सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, व्यवस्था टूट जाती है, जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तथा जीवों के शरीर को मरम्मत अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणु से बनती है। अतः इन्हें अणु को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीव के अनुक्रम प्रक्रम कौन से है, आइए खोजते हैं। मैंने बोला दोस्तों, एक जीव कैसा बना हुआ, इसी स्ट्रक्चर को ही प्रक्रम बोला जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप किसी कंप्यूटर को किस तरह से बनाया जाएगा दोस्तों, उसी मोबाइल का स्ट्रक्चर दोस्तों किस तरह से बना क्या लगाया, ये इस प्रक्रम को बोलते हैं, इसी को बोलते दोस्तों प्रक्रम। तो देखते हैं यहाँ पे जैव प्रक्रम। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब ये कोई विशेष कार्य नहीं करते।
तो हम सोच रहे हैं कि कक्षा में बैठे हो उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। ये सभी प्रक्रम को सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो इसे जैव प्रक्रम कहा जाता है दोस्तों। वही दोस्तों मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ तो भी मेरे यहाँ कुछ मतलब क्रिया चलेगी। जो शरीर में जो काम हो रहा है दोस्तों, उसी को बोलते हैं दोस्तों। मतलब शरीर में जितने भी काम कर रहे हैं, जो भी मतलब मशीन है हमारे शरीर में, किडनी हो गया, वाल हो गए, जितने भी दोस्तों फेफड़े वेफड़े लगा लो, जितने भी ऊतक हो गए, अमाशय हो गया, दिमाग हो गया, आँख हो गए, कान हो गए, जो भी, इसी को बोलते दोस्तों प्रक्रम, जैव प्रक्रम बोला जाएगा दोस्तों। इसमें जीव है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते जैव प्रक्रम। तो समझ में आ गया होगा जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम कहा जाता है दोस्तों क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा एक जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत को बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतर के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। शरीर में वृद्धि होती है इससे, इसलिए बाहर के अतिरिक्त कच्चे सामग्री की व्यवस्था होगी। शरीर पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणु पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। कार्बन स्रोत की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों को विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अतः ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। विभिन्न आणविक गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणु के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया अणु के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ है, मतलब उपकरण है दोस्तों। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन ग्रहण करते, शरीर से बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करके किसी की अवस्था के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन मतलब उपयोग करते, तो उसको श्वसन बोलते दोस्तों। जैसे अपन सांस ले रहे उसी को बोलते दोस्तों श्वसन। एक कोशिका जीव की पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आत्मन के लिए, व्यर्थ पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव का शरीर का आकार बढ़ता है, शरीर की अभिकलना घटित हो जाती है, अभिकल्प अधिक हो जाती है, अधिक मतलब कठिन हो जाती है, तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण की सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हमने देखा है कि बहुकोशीय जीवों के विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न विशिष्टकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित है, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा हो जाती है, भोजन और ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों में उनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी है बल्कि हानिकारक भी होते हैं। इन अवशिष्ट उत्पादों के शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। जो भी खराब हो जाता है सामान, मतलब जो अपन खाते हैं उस पदार्थ को बाहर निकलना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो बीमार हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं उत्सर्जन, मतलब शरीर में जो खा रहे हैं अपन उसको बाहर निकल रहे हैं, तो ये मतलब उत्सर्जन हो रहा है दोस्तों। जैसे अपन सांस ले फिर बाहर छोड़ रहे हैं, अपन रोटी खाएंगे तो बाहर निकालेंगे, तो ये क्रिया होती है दोस्तों उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये क्या जैव प्रक्रम क्या होता है, ये सब आराम से समझ गए होंगे क्या होता है।
यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की अभिक्रिया के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की अवस्था अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का निरीक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। पोषण क्या होता है दोस्तों? आपने भोजन की अवस्था के अनुसार जो पोषण मिलेंगे, जो भी कमी हो रही है अपने शरीर में, उसके अनुसार जो भी मतलब ऊर्जा के लिए जो भी स्रोत है वो को खा के हम पूरा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोषण। तो हम जानते हैं साइकिल की सवारी करते तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं दोस्तों, ताकत लगती है दोस्तों। हाँ, शरीर में क्रम की स्थिति। तो दोस्तों पोषण क्या होती है दोस्तों? जिसमें क्या होता है कुछ प्रोटीन पाया जाता है, जो इस प्रोटीन असल में बाहर की ओर से ऐसा होती है, ऊर्जा मिलती है दोस्तों, उसको बोलते पोषण। जैसे दोस्तों विटामिन ले लो, कुछ लोह तत्व ले लो, खनिज ले लो, विटामिन खनिज, उनको बोलते पोषण। तो दोस्तों हमारे शरीर की अवस्था वृद्धि होती है, उसको बोलते पोषण। जिसे खा के है ना। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों? अब भाई दोस्तों मैं यहाँ सीधी बात बोलता हूँ, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में शरीर पदार्थ प्राप्त करते, सरल पदार्थ प्राप्त करते। ये जीव स्वपोषी होते हैं। इनमें सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु हैं। जीव जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं दोस्तों। विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु या कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। तो दोस्तों एंजाइम क्या होते हैं? सजीव अपने जीवन के कुछ वृद्धि के लिए या शरीर की अवस्था को पूरे करने के लिए जो सिस्टम अपनाता है दोस्तों, जो उत्प्रेरक का उपयोग करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एंजाइम। दोस्तों यहाँ देखते हैं हम जैव प्रक्रम स्वपोषी। दोस्तों ऐसे जीवन जो दूसरे पे निर्भर नहीं होते, स्वयं अपने लिए भोजन कर लेते दोस्तों। स्वपोषी जीव कार्बन ऊर्जा की अवस्था प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा कर लेते दोस्तों। तो दोस्तों वो किसी प्रकृति मतलब दोस्तों किसी को खा नहीं रहा दोस्तों, वो मतलब जैसे दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर एक मतलब देख लेते अपन यहाँ पे कुछ पौधे, हाँ दोस्तों पौधे की बात करते दोस्तों, मिट्टी से और प्रकाश से भोजन प्राप्त कर लेते पौधे, ऊर्जा परिवर्तित कर लेते दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसा होता है। कार्बोहाइड्रेट के तुरंत प्रयोग नहीं होते, उन्हें मंडल के रूप में संचित कर लिया जाता है। रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। पौधों द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयोग कर लिया जाए। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग शरीर में ग्लूकोजन के रूप में संचित हो जाता है दोस्तों, ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता। तो ये फार्मूला ग्लूकोज मिल रहा है दोस्तों। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ऐसे नहीं चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए मरुभूमि पौधे के रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखते हैं उपरोक्त अभिक्रिया द्वारा प्रत्येक अपघटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती अनुप्रस्थ काट कर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिका में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते।
तो ये हरे बिंदु कोशिका में है तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब दोस्तों कुछ कोशिका होगी इसमें हरा रंग दिखाई देगा दोस्तों, पत्ती पे देखे होंगे उसमें जो मतलब ऐसा बना रहता है दोस्तों नस, तो वो कोशिका होती है दोस्तों, है ना, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं उसको। तो उसमें हरा हरा दिखाई देता है, उसको बोलते थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल होता है, तो हम क्रियाकलाप करके देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं। तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा है यहाँ नीला नीला, ये यहाँ पे क्लोरोफिल है दोस्तों, क्लोरोफिल ये हरा हरा दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ये बोल रहा है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। प्रायोगिक अवस्था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। उपरोक्त दो क्रियाकलाप के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते जिससे स्वशोषी प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की अवस्था होती है। तो स्वपोषी अपना ऊर्जन अवस्था की पूर्ति कैसे करते हैं, ये दोस्तों पढ़ने की कोई अवस्था नहीं है यार। क्या रसोपोषी में बता देता हूँ दोस्तों। ये अपना एक पौधा है, ये पौधा है, ये सूर्य है दोस्तों। क्या है ये सूर्य है, ये यहाँ पे गिर रहा दोस्तों, इसको प्रकाश मिल रही है और इसको यहाँ पे दोस्तों पदार्थ के जो मिट्टी से प्राप्त कर लेगा, जो भी खनिज उसको आवश्यक नाइट्रोजन हो कुछ भी हो वो यहाँ से प्राप्त कर लेगा और यहाँ पे दोस्तों वो एकदम नीला नीला हो जाएगा दोस्तों। इसी को बोलते दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो ये स्वपोषी बोलते दोस्तों इसको, है ना, स्वपोषी इसको बोला जाता है दोस्तों, स्वपोषी इसको बोलते दोस्तों स्वपोषी। स्वपोषी बोला जाता है दोस्तों, इसको बोलते स्वपोषी। स्वपोषी इसी को बोलते दोस्तों, स्वपोषी इसी को बोला जाता है दोस्तों, स्वपोषी इसको बोला जाता है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ फसल पूरी मुरझा गई थी दोस्तों। आज पानी गिर रहा है तो कल अच्छा नज़ारा मिलेगा, मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। तो दोस्तों ये अंधेरे में वीडियो शूट हो रहा है और मेरे दांत दिख रहे होंगे यार, पर क्या करें यार, अपन को पढ़ने से मतलब है ना कि मेरे चेहरे से। विषमपोषी क्या होते हैं दोस्तों, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास, गतिशील है जैसे कि हिरणों, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगमन का तरीका भिन्न भिन्न है। तथा गाय सेल किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ है। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर की ओर कर लेते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। हबूत, ईस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। जबकि जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए, उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, मछली की कीट, मछली, मत, खरगोश खाने वाले जंतु के अंदर के बारे में क्या सोचेंगे, अंतर के बारे में क्या सोचेंगे दोस्तों, तो बिना मारे उनके पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण युक्त अमरबेल, किलनी, जू, लीच, हितकर्मी सरीखे बहुत से जीव द्वारा प्रयुक्त होते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, भोजन उसके अंतर्गत विधि होती है दोस्तों। जीवों में पाचन तंत्र की विभिन्न क्रिया होती है दोस्तों, मालूम है दोस्तों। एक कोशिकीय जीव भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के कारण यहाँ साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग
अलग अलग हो जाते हैं। विशिष्ट यानी बहुत सारे प्रकार के हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सदस्य उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन करता है दोस्तों। कुछ आपने देखा होगा दोस्तों, इस तरह से होता है। यहाँ चित्र बना देता हूँ, इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं दोस्तों। ये अमीबा है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं दोस्तों, ऐसे इसी से भोजन ग्रहण करते दोस्तों। तो ये तंत्र है दोस्तों इसके अमीबा के भोजन ग्रहण करने के, है ना। ये कोशिकीय जंतु के बारे में। भोजन के रिक्ति के अंदर जटिलता पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तारित हो जाए। बचा हुआ अपचन पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामेसियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण कर किया जाता है। भोजन स्थान तक पश्चात की गति द्वारा पहुंचता है, पश्चात की गति द्वारा पहुंचता है ना, जो कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं। मनुष्य में भोजन कैसा होता है दोस्तों? आहार नाल मुख्य रूप से मुंह से गुदा तक वितरित में लंबी नली होती है। हम इस नली के विभिन्न भागों को देखते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाते हैं, क्या होता है, इस उपक्रम की चर्चा करते हैं दोस्तों। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसे भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कोनों में बदल जाती है। हाँ, इसे हम दांतों से चबाकर पूरा करते हैं। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो छोटे छोटे कोनों में बदल जाता है। इसे हम हाथों में चबाकर, मतलब दांतों में चबाकर पूरा कर लेते हैं। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि उसका मार्ग आसान हो जाए। दोस्तों हमारे जो चबाते फिर उसके बाद तो मतलब आते ना, ये इससे भोजन क्या होता है, गीला हो जाता है, फिर अंदर वो नली में आराम से अंदर जा सके। अब जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वास्तव में केवल जल नहीं, ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है दोस्तों, लाल रस बोलते हैं या लाला रस या लार कहा जाता है दोस्तों। जिसे हम भोजन खाते हैं तो उसका दूसरा पहलू है, जटिल रचना है। इसकी अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणु में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देते हैं। आहार नाल के हर भाग में भोजन के नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमानुसूचक गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रिस्का ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बहुत बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय में पेशी भित्ति भोजन के अन्य पाचक रसों साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यह पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन, पाचन एंजाइम, पेप्सिन श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल कौन सा कार्य करता है? तो सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा आमाशय का आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमको बहुधा वयस्कों को एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते सुना होगा बहुत सारे लोगों को। विषय में तो नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है एग्जाम देके। आमाशय भोजन को क्षुद्राद्र में प्रवेश करता है और रोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्राद्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडली होने के कारण यह
सहज स्थान के अवशेष होते हैं। विभिन्न जंतु में क्षुद्रांत की लंबाई उसके भोजन के प्रकाश के अनुसार अलग अलग होता है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रा की अवस्था होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रा छोटी होती है। तो पाठ तो लंबा है बहुत सारा। क्षुद्रा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत अम्लाशय से श्रावण प्राप्त करता है। अम्लाशय आने वाला भोजन अम्लीय अम्लाशय एंजाइम की क्रिया के लिए इसे क्षारीय बनाया जाता है। ये क्षार बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है, क्षारीय बनाता है। ये कौन बनाता है? यकृत से पित्त रस ये काम करता है दोस्तों। पित्त रस कार्य को करता है। कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त क्षुद्रा में बड़ी गोली के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मेल कर एम्लिशीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय रस का स्राव करता है। प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों। एम्लिशीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आत रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अम्ल पेट्रोल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा में अम्ल ग्लिसरीन में परिवर्तित कर देते हैं। फिर भोजन को आंत होती है ना, इसकी भित्ति अवशोषित कर लेती है। फिर अस्त्र द्वारा अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिसे दीर्घोरम कहते हैं दोस्तों। उसके द्वारा लिया जाता है, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। फिर दीर्घोरम में रुधिर वाहनों का बहुताया होती है। फिर भोजन का अवशोषण करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता है। फिर उसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है दोस्तों। मरम्मत के लिए बहुत सारे काम करते। फिर बिना पचा भोजन भेज दिया जाता है, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। दीर्घोरम इस पदार्थ में जल का अवशोषण कर लेते, फिर गुर्दा द्वारा शरीर के बाहर निकल जाए। गुर्दा होते हैं ना दोस्तों, उसके द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। वह जो पदार्थ का बहिक्षेपण द्वारा और अध्ययन द्वारा नियंत्रित होता है। अंतःक्षरण क्या होता है? अंतःक्षरण या डेटिन मधुकरण के कारण होता है। इसका जब जीवाणु शर्करा द्वारा क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल मृत्यु दिखनी जीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिकाओं खाद्य कणों के साथ मिलकर धातु में चिपक कर दत्त प्लाग बना देते हैं। प्लाग धातु को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दत्त सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करके भोजन प्राप्त धातु प्रवेश करके प्लाग तक हट जाता है, फिर अनुच्चारित रहता है। सूक्ष्म जीव मज्जा प्रवेश कर जाता है, जलन संग्रह कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 100 पक्षी क्या होते हैं, विषम पक्षी में क्या अंतर है, ये लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारा मतलब पढ़ना है अपन को। 100 पक्षी दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, विषम पक्षी दूसरों पर निर्भर होते, ऐसे आंसर देना है। पौधों प्रकाश से लिए कच्ची सामग्री वो प्रकाश से मतलब दोस्तों पौधे मतलब मिट्टी से कुछ प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में अम्ल की भूमिका है क्या होती है दोस्तों, ये लिखना है। पाचन में एंजाइम का कार्य क्या होता है दोस्तों, पाचन एंजाइम पाचन करके एंजाइम पाचन मतलब दोस्तों वो एंजाइम होता है वो पदार्थ को ले जाता है। फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रा को कैसे अभिकल्पित किया जाता है दोस्तों, वो मतलब क्षुद्रांत होता है दोस्तों एक मतलब उपकरण, उसके द्वारा जो भोजन फिर मतलब शरीर के निर्माण के लिए भेजा जाता है। जो कचरा रहता है उसको बाहर गुर्दा द्वारा निकाल दिया जाता है, ये क्रिया होती है। तो यहाँ पे मतलब प्रयोग करके देखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ मतलब एक ऐसे उपकरण है शरीर में, खाद्य पदार्थ का अंतःक्रम पोषण उपकरण के लिए होता है। कोशिका इसका उपयोग विभिन्न जैव उपकरण के लिए ऊर्जा
प्रदान करने के लिए करते हैं दोस्तों। विभिन्न जीव इसमें विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित करने के लिए करते हैं। ऑक्सीजन का उपभोग क्यों करते हैं दोस्तों? ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बांटने के लिए करता है। विघटन यानी अलग करना दोस्तों। कुछ जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन प्रयोग नहीं होते हैं। इन अवस्था में पहले ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में बढ़ जाते हैं। फिर यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन नहीं होता दोस्तों ना। प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, मतलब उस समय ऑक्सीजन नहीं रहती है। इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। अवायवीय शोषण क्या कहते हैं? प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं होता है दोस्तों। यहाँ प्रक्रम में ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, तो इस क्रिया को बोलते हैं अवायवीय ऑक्सीजन। जिस प्रोसेस में जिस पाचन क्रिया में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है, जिस पाचन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं अवायवीय शोषण क्रिया। तो पाइरूवेट का विघटन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विघटित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की स्थिति में होता है। वायु शोषण कहलाते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम किस में हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण हो रहा है, इसलिए वायु शोषण कहलाएंगे दोस्तों। वायु शोषण में ऊर्जा का मोचन अवायु शोषण की अपेक्षा बहुत अधिक होता है दोस्तों। कभी कभी हमारी शरीर में जो पेशी होते हैं उसमें कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो पाइरूवेट विघटन के लिए दूसरा पद अपनाया जाता है। पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाते हैं दोस्तों। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रेब्स का एक कारण हो सकता है दोस्तों। ये चित्र को देख लेना दोस्तों, इस चित्र को देख लेना कि यहाँ क्या हो रहा है। कोशिकीय शोषण द्वारा ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रिया के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। एटीपी विघटन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित करते कोशिका के अंदर होने वाले अंतरोमी क्रिया को परिचालन करते हैं। अधिकांश कोशिका प्रक्रम के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों एटीपी अधिकांश कोशिका जो प्रक्रम में एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी और कार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी से दोस्तों एटीपी बनाई गई दोस्तों। आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका अंदर एटीपी का उपयोग क्रिया के परिचालन में करते हैं दोस्तों। क्रिया मतलब कुछ कार्य करवाने के लिए। जल का उपयोग शरीर के बाद एटीपी में जल अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है। 37 किलोग्राम जूल मोल की तुल्य ऊर्जा मौजूद होती है। सोचिए कि बैटरी विभिन्न प्रकार के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इसी प्रकार अन्य प्रकार के लिए लाई जाती है। इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग कोशिका से सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। क्योंकि वायु शोषण पर ये पथ मतलब दोस्तों मार्ग होता है ना, ऑक्सीजन पर निर्भर होती है। अतः वायु जीवों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है।
हम देख रहे हैं दोस्तों, पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। पौधे किसके द्वारा करते हैं? रंध्र। अंत कोशिका अवकाश ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। एक कोशिका में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधों की अवस्था पर निर्भर होती है दोस्तों। रात में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन की मुख्य आदान प्रदान क्रिया होती है दोस्तों। दिन में श्वसन का ऑक्सीजन CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग हो जाता है। CO2 नहीं निकलती है, इस समय ऑक्सीजन निकलता है। मुख्य घटना है जंतु में पर्यावरण का ऑक्सीजन में लेने उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास होता है। स्थलीय जंतु वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जंतु जल में रहते हैं। जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं दोस्तों। मछली जितना पानी शुद्ध होगा उसमें शुद्ध पानी में ऑक्सीजन रहता है। अगर खराब हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए मछली मर जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं और बहुत बड़ा चैप्टर है। जो जीव जल में रहते हैं उनको ऑक्सीजन वाला मिलता है, वो वाला है ना, ऑक्सीजन जल में वाला मिलता है दोस्तों। तो इसको छोड़ देते और आगे बढ़ते हैं क्योंकि समझ चुके होंगे। ये है दोस्तों एक क्रिया, धूमपान क्रिया के लिए हानिकारक है दोस्तों, ये तो मालूम है सभी को। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खरबूज के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिका में विभाजित हो जाता है तो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंत प्राप्त हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिका की भित्ति के रुधिर वाहिकाओं का विस्तरण तल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्ष में देख चुके हैं दोस्तों। जैसे जैसे जंतु शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुसफुस की वायु में से श्वसन का वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में विकसित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ वहन, मानव में वहन, वहन का मतलब दोस्तों जो भी भोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, जो भी पदार्थ होगी उसका अंदर ले जाने की क्रिया या बाहर निकालने की क्रिया, इसी को बोलते हैं दोस्तों वहन। हमने एक रुधिर, एक तरल संयोजी ऊतक के रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लेज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लेज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मृत पदार्थ का विलय रूप से वहन करता है दोस्तों। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिका ले जाती है। एक बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वर्णन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें प्रपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलिका के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर की सभी ऊतकों तक भेज सके। तंत्र की जो एक सुनिश्चित करे कि परिपथ में कभी टूट फूट होती है या मरम्मत हो सके। हमारा पंप दोस्तों, ये पंप होता है जो कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है दोस्तों। कुछ मतलब ऐसा धड़कता रहता है दोस्तों यहाँ पे, इसको बोलते हैं दोस्तों पंप। ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन मतलब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ये हृदय होता है दोस्तों। इस पर कुछ फैक्टर पढ़ लेता है तो ठीक रहता है। तो दोस्तों ये हृदय एक पेशी अंग होता है दोस्तों, मुट्ठी के आकार का होता है। ये चित्र में दिख रहा है दोस्तों। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है दोस्तों। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कोई कोष्ठों में बढ़ जाता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ऑक्सीजन का अलग, दो कोष्ठों में बटा हुआ है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड होने के लिए फुसफुस हो जाता है।
फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर में शेष पंपों में किया जाता है दोस्तों। हम इस प्रक्रम में देखते दोस्तों, फुफ्फुस से कोई हृदय में कोई बाई की ओर स्थित कोष्ठ बाया अलिन में आता है। बाया अलिन में आता दोस्तों। रुधिर को एकत्रित करके समय बाया अलिन शिथिल रहता है दोस्तों। अगला कोष्ठ बाया नीलन फैलता है, तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर ट्रांसफर होता है दोस्तों। अपनी बारी पर जब पेशी बाया नीलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला बाया कोष्ठ दाया अलिन जब फैलता है तो शरीर में भी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही बाया अलिन संकुचित हो जाता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दाया नीलन फैल जाता है, रुधिर को दाया नीलन में ट्रांसफर कर देता है। फिर ऑक्सीजन अपनी बारी फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिन की अपेक्षा नीलय पेशिका भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीलय को शरीर में रुधिर भोजन भेजता है। अलिंद नीलय संकुचित हो जाते, उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित हो जाता है। लंबा पाठ। फुफ्फुस दाया बाया मतलब हृदय का दाया बाया भाग होता है, जैसे ऑक्सीजन जनित भी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लागू होता है। मालूम है दोस्तों क्या होता है, हमारा शरीर होता है, इसमें रुधिर होता है तो ऑक्सीजन आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकलता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर नहीं निकलती तो दोस्तों इंसानों की मौत हो जाती है। तो बाहर निकलता है ऑक्सीजन को, तो हमारा मतलब हमको ठीक लगता नहीं तो हम मर जाते दोस्तों। ये क्रिया होती है, एक में ऑक्सीजन जाता है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकालने के लिए वहाँ पे मतलब थामते दोस्तों, वहाँ पे ये क्रिया होती है। रुधिर वाहने में भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, रुधिर वाहने के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसको रक्तदाब कहते हैं। रुधिर है ना दोस्तों, रुधिर वाहिनियों के भित्ति के विरुद्ध दाब लगता है तो उसे रक्तदाब कहते हैं। दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीलय प्रकुंच दौरान प्रकुंच दाब तथा नीलय शीतलन के द्वारा धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंच दाब 120 कार्य का होता है। तो दोस्तों ये नापने के लिए लिया जाता है दोस्तों, रक्तदाब किस तरह से चल रहा है डॉक्टर यूज करते हैं। साइमो नामक यंत्र मैनोमीटर नामक यंत्र होता है। इसी के द्वारा मतलब हृदय में सांस मापी जाती है दोस्तों, किस तरह से कार्य चल रहा है। दाब को मापते हैं दोस्तों, दाब नापा जाता है रक्त का। उच्च रक्तदाब होता है तो तनाव बोलते हैं दोस्तों, कम होता है तो सिकुड़ता रहता है दोस्तों। और अधिक रहा तो धमनी हमारी जो है ना वो फट जाती है, आंतरिक स्रावन हो सकता है। फिर धमनी फट जाएगी तो अंदर ही खून बहेगा शरीर में, इससे हो सकता है मौत भी। तो ये क्रिया हो रही दोस्तों।